चलिए शुरू करें। गुड इवनिंग। हाय नो हाँ हाँ कैसे हैं सब? ऑनलाइन गाइस क्विकली कंफर्म करेंगे आवाज स्क्रीन सब ठीक है? परफेक्ट। चलिए बिजनेस लॉज में क्या पढ़ रहे थे अपन? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या पढ़ा था अपन ने कल? कॉन्ट्रैक्ट क्या है एक बार क्विकली मेरे को याद दिलाएंगे सब। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। इसमें फर्दर और जो क्लासिफिकेशन था वो किसका था? क्या था? प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर कंसिडरेशन। एंड इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन किसका था? क्या था प्रॉमिस? प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। परफेक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखे थे अपन ने। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी कौन से थे? 5। वैलिड, वॉइडेबल, वॉइड, इलीगल, अनएनफोर्सेबल, राइट। प्लस सर्टेन कुछ एलिमेंट्स अपन ने उसके देखे थे ऑफ एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं अपने को? 1 2 3 4 4 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कौन से हैं? सबसे पहला एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो कि एक्सप्रेसली वर्ड से बोल करके लिख करके बनाया जाता है। ओके, इफ द टर्म्स आर एक्सप्रेस बाय वर्ड्स और इन राइटिंग, जहां पर प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस बोथ आर मेड इन वर्ड्स, ओरली भी हो सकता है, इन राइटिंग भी हो सकता है। दूसरा है उसके अगेंस्ट इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर कोई एक्सप्रेसली वर्ड्स का एक्सचेंज नहीं होता, ना तो लिख करके ना बोल करके। फिर कैसे होता सर कॉन्ट्रैक्ट? वहां पर होता है कॉन्ट्रैक्ट बाय कंडक्ट, बाय एक्शन। लोगों के कंडक्ट, लोगों के एक्शन से ऐसा वो इंप्लाइडली बताते हैं कि हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया है। बाय इंप्लीकेशन, मोस्ट ऑफन इंप्लीकेशन इज बाय द एक्शन और कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन देम। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस जो भी है वो कैसे होता है? इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑटो में या बस में बैठते हो तो वहां पर आपने बोल दिया एड्रेस पे जाना है, उसके बाद में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या कि इतने पैसे ऐसा वगैरह कुछ, राइट। आपने बैठे हैं ऑटो में तो आपको पैसे देने ही है, ये बाय डिफॉल्ट वहां पर इंप्लाइड है। आप गाड़ी खड़ी करते हो फॉर एग्जाम्पल कहीं पर सिग्नल पर कोई बच्चा आकर के वहां पर साफ करने लग जाता है आपकी गाड़ी को। आपके पास में ऑप्शन है कि आप रोक सकते हो उसको, राइट। आपने नहीं रोका तो उसको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ कंसिडरेशन देना पड़ेगा। सिमिलरली कूली, आप स्टेशन पर गए, स्टेशन पर जाकर के कूली ने आपका सामान उठा करके लेके जाना चालू कर दिया। आप रोक सकते थे, आपने नहीं रोका, तो वहां पर भी आपने इंप्लाइडली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया है। रेस्टोरेंट में आप गए, आपने कॉफी ऑर्डर की, वहां पर ऑब्वियसली इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको उसके लिए पैसे पे करने पड़ेंगे। उसी का एक पार्ट है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड में। अब देखो ये टैसिट कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये इंप्लाइड से कुछ अलग नहीं है। बहुत लोग अलग अलग थेरीज बनाते हैं इस पे कि नहीं इसमें कोई पर्सन इन्वॉल्व नहीं रहता है और ऐसा होता है वैसा होता है, बट कुछ नहीं है ऐसा। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट इज जस्ट अनदर वर्ड वी कैन से, और जस्ट अनदर पार्ट ऑफ व्हाट? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अगेन those that are inferred through the conduct of the parties without any words spoken or written। जैसे आप एटीएम से कैश विड्रॉ करते हो, अगेन उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, कैश विड्रॉ करते टाइम पर बाय डिफॉल्ट आपके और बैंक के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। या फिर ऑक्शन, नीलामी होती है, वहां पर आपने जाकर के बोली लगाई और ऑक्शनियर ने हथौड़ा मार दिया, इसका मतलब क्या होगा? आप दोनों जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिए हो। It is not a separate form of contract but falls within the scope of implied contract. Third is quasi contract. Quasi contract क्या है? एक्चुअली यहां पर पार्टीज का कोई इंटेंशन नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का, बट लॉ जो है बेसिकली ऐसी प्रोविजन, ऐसी कंडीशन में लॉ अपने आप से ही कॉन्ट्रैक्ट बना देता है दो पर्संस के बीच में।
मेरा मोबाइल मैं यहां पर भूल गया, ये मोबाइल मिला प्राची को, प्राची क्या बोलेगी, मिले मिले ना दू, ऐसा चलेगा क्या? क्या करना पड़ेगा? वापस मुझे देना पड़ेगा। ये लॉ ने एक ऑब्लिगेशन डाल दिया है आपके ऊपर कि आपको मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। It is not an actual contract, but it resembles a contract. It is created by law under certain circumstances. There is no intention on the part of either party to make a contract, but law imposes contract upon parties. जैसे obligation of finder of lost goods, अपन ने एग्जाम्पल देखा। मिस्टर टी अपने सामान को भूल जाते हैं गलती से सी के घर पर, सी उसको अपना समझ करके यूज कर लेता है, तो सी ने ऑब्वियसली उसका पेमेंट करना पड़ेगा। एंड लास्टली ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट क्या है? नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ही है, सेम सिमिलर, बस ऐसा है कि वो जो है इलेक्ट्रॉनिकली बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से ईमेल्स इज नोन एज ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट, ईमेल से, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से, थ्रू द ईडीआई, वो ED1 नहीं है आपके, इसमें EDI है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इसको अपन EDI कॉन्ट्रैक्ट्स और साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स या माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। उसके बाद में एग्जीक्यूटरी में फर्दर दो है, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड मतलब क्या? देखो कॉन्ट्रैक्ट में फॉर एग्जाम्पल ए ने बोला बी को कि मैं तेरे को कार बेचता, तुम्हें को उसके बदले जो है फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपीस दे दे, ठीक है। अब यहां पर जो है दोनों का कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन है, ए ने कार देना है, बी ने पैसे देना है। अगर दोनों पार्टीज का ऑब्लिगेशन कंप्लीटेड है, डन है, इसने कार दे दिया है, बी ने पैसे दे दिए हैं, तो दिस इज कॉल्ड अ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर दोनों भी पार्टीज का ऑब्लिगेशन, जो भी ड्यूटी है वो कंप्लीट हो गई है, दैट इज अ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। आप दुकान पर कोई चीज लेने गए, आपने चीज ले ली, पैसे दे दिए हाथों हाथ, दैट इज अ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा होता है एग्जीक्यूटरी, जहां पर क्या हो सकता है, ए का या बी का या फिर दोनों का जो है परफॉर्मेंस बाकी है, कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस बाकी है, दैट इज सिंपली एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड मतलब व्हेन द एक्ट इज डन और एग्जीक्यूटेड और द फोरबियरेंस इज ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड। फोरबियरेंस इज ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड मतलब जो फोरबियरेंस होना था वो भी हो गया है, तो इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी क्या है? कंसिडरेशन is reciprocal promise or obligation is to be performed in future only. It is a executory contract. अब इसमें यूनिलैटरल बायलैटरल क्या बोलते हैं? यूनिलैटरल मतलब एक पार्टी ने कंप्लीट कर दिया है, एक पार्टी का परफॉर्मेंस बाकी है, और बायलैटरल मतलब दोनों भी पार्टीज का बाकी है, यूनि एंड बाय। यूनिलैटरल मतलब is one-sided contract in which one party has performed his duty and the other party's obligation is outstanding. And bilateral में one where obligation or promise is outstanding on the part of both the parties. एक एग्जांपल देखते हैं अपन बायलैटरल का। ए ने प्रॉमिस किया टू सेल हिज प्लॉट ऑफ लैंड टू बी फॉर ₹10 lakhs कैश पेमेंट पर, बट बी पेज ओनली 2,50,000 एज अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मनी मतलब टोकन अमाउंट उसने पे किया 2.5 लाख का 10 लाख के बजाय, एंड प्रॉमिसेस टू पे बैलेंस ऑन नेक्स्ट संडे। On the other hand, A gives the possession and promises to execute sale deed on the receipt of whole amount. The contract between A and B is executory because यहां पर A ने भी actual sale deed execute करना बाकी है and B ने भी पूरा पेमेंट करना बाकी है। देखो यहां पर आधा परफॉर्मेंस हो गया दोनों का, तो भी यहां पर कोई अपन उसको एग्जीक्यूटेड के कैटेगरी में या फिर यूनिलैटरल एग्जीक्यूटेड ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। इट वुड बी बायलैटरल एग्जीक्यूटरी ओनली। दोनों का पूरा अगर कंप्लीटेड है ऑब्लिगेशन तो ही इट इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, दैट वाज अबाउट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं अपन अपने एक एक एलिमेंट पर, राइट? एकदम बेस से लेकर के, जैसा अपन ने बोला कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या था, अग्रीमेंट, एनफोर्सेबिलिटी, अग्रीमेंट में प्रॉमिस फॉर कंसिडरेशन एंड प्रॉमिस में प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। एकदम बेस में कौन सी चीज है? प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। एक एक चीज पर अपन एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला है प्रपोजल या ऑफर। क्या बोलती है डेफिनेशन प्रपोजल या ऑफर की? When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other
टू सच एक्ट और एब्स्टिनेंस ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। दिखने को एक सेंटेंस है बट एक्चुअली उसमें 4 एलिमेंट्स है। तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं एक बार। When one person signifies to another, एक पर्सन दूसरे को बोल रहा है, कुछ सिग्निफाई कर रहा है। 2 पर्सन कौन आ गए यहां पर? एक जो फॉर एग्जाम्पल ए बी को बोल रहा है क्या तू मेरी कार खरीदेगा क्या, राइट? यहां पर ए क्या कर रहा है? बी को ऑफर कर रहा है। सामने वाले को क्या कर रहा है? वो ऑफर कर रहा है। ही इज कॉल्ड अ ऑफरर और प्रपोजर। ओके, ऑफरर और प्रपोजर। बी कौन है फिर यहां पर? ही इज अ एक्सेप्टर और ऑफरी, राइट? ऐसा इसको अपन बोल सकते हैं। इसी को अपन इसको प्रॉमिसर भी बोलते हैं एंड इसको प्रॉमिसी, ऐसा कोई भी नाम आप बोल सकते हो। तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, द पर्सन मेकिंग द ऑफर और ऑफर इज कॉल्ड द प्रॉमिसर और ऑफरर। पर्सन टू whom the offer is made is called the offeree and the person accepting is called the promisee or acceptor. दूसरा पॉइंट, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything, क्या सिग्निफाई कर रहा है दूसरे को? कुछ करने या कुछ ना करने की उसकी विलिंगनेस। यहां पर क्या कर रहा है? कुछ करने की विलिंगनेस सामने वाले को बता रहा है, राइट? क्या तू मेरी कार खरीदेगा, राइट? ए की विलिंगनेस है अपनी कार बेचने की, वो उसको सामने वाले को बता रहा है, राइट? द एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू बाय द ऑफरर। नॉट टू डू मतलब जैसा अपन ने जीरा सोडा का 4 बीरन्स का एग्जांपल देखा था, उस सेंस में। दूसरा पॉइंट भी हो गया, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर। सिर्फ सामने वाले को कम्युनिकेट करना जरूरी नहीं है, इस तरीके से कम्युनिकेट करना है कि सामने वाले ने उसको हां या ना बोलना चाहिए। ए ने बोला बी को, सोच रहा हूं तेरी कार है तेरे पास मस्त ऑडी, कितने की है? 50 लाख की। सोच रहा हूं मैं वो कार 2 लाख में खरीद लूं, राइट? बी भी बोलेगा सोच सोच, मैं भी सोच रहा हूं देखो 2 लगाऊं, राइट? अब यहां पर जो है सोचना सिर्फ माइंड में, दिस इज नॉट अ ऑफर, राइट? इट शुड बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ अदर पर्सन। द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस विद अ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर। अगेन लास्ट पॉइंट क्या बोलता है? एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव टू सच एक्ट और एब्स्टिनेंस। जो बोल रहे हैं ना, वो वापस से वही पॉइंट बोल रहे हैं कि ऑफर जो है पॉजिटिव भी रह सकता है, मतलब कुछ करने के लिए, या फिर निगेटिव कुछ ना करने के लिए। आप ये चीज मत करो, ऐसा ऑफर रह सकता है। एन ऑफर डूइंग इज अ पॉजिटिव एक्ट एंड नॉट डूइंग और एब्स्टिनेंस इज अ नेगेटिव एक्ट। A offers to sell his car to B for 3 lakhs is an act of doing. When A asks B after his car meets with accident with B scooter not to go to court, he will pay the repair charges to B. A की कार और B की बाइक, इनकी टक्कर हो गई। यहां पर वो क्या बोलता है B को कि भाई तू कोर्ट में मत जा, मैं तेरे को पैसे देता हूं। दिस इज अ एक्ट ऑफ एब्स्टिनेंस। A क्या कर रहा है? B को ऑफर कर रहा है, एक्ट ऑफ एब्स्टिनेंस। अब ये जो ऑफर है इसके भी फर्दर टाइप्स है। पहले अपन ने कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स देखा, राइट? अब जो है ऑफर जो है उसके भी टाइप्स है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ, ये इन्होंने छोटा सा इसमें अलग से दिया है कि हाउ मेड पे एक्सप्रेस और इंप्लाइड, एंड टू होम इट इज मेड पे जनरल एंड स्पेसिफिक। बट एक्चुअल क्लासिफिकेशन हमारे पास में ये है, जनरल, स्पेशल, काउंटर, क्रॉस एंड स्टैंडिंग। ये 5 तरीके के ऑफर जो है हमारे पास में रहते हैं। कौन से है 5 ऑफर? ये सबसे पहला जनरल ऑफर। क्या बोलता है जनरल ऑफर? इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज एंड हेंस एनीवन कैन एक्सेप्ट एंड डू द डिजायर्ड एक्ट।
मॉल में एक गेम जोन में एक वो हैमर की मशीन रहती है ना, ऐसी देखा है क्या कभी? और ऐसी कुछ तो भी रहती है, यहाँ पर वो ऐसा बॉल लगे हुआ रहता है। ड्राइंग थोड़ी खराब है मेरी, एडजस्ट कर लो। वो हैमर को आपने मारा, यहाँ पर कुछ तो भी ऐसा लगा हुआ रहता है, उसको मारा, अगर आपका पॉइंट स्कोर हुआ तो आपको जो है कुछ गिफ्ट वगैरह मिलेगा, राइट? वो बोलते हैं कि यहां पर दिस इज व्हाट लाइक ओपन ऑफर, कोई भी आकर के ये ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, जो भी उससे ज्यादा मार देगा उसको जो है कॉन्ट्रैक्चुअली जो हमने प्रॉमिस किया है वो मिल जाएगा। ओके, दिस इज व्हाट एन ओपन ऑफर। एक और एग्जांपल, मिस्टर ए के पास में एक पपी था, वो पपी जो है गुम गया। उसने अनाउंस किया जो भी ये पपी को ढूंढ करके लाएगा उसको मैं 10,000 रुपए का इनाम दूंगा। दिस इज अगेन व्हाट एन ओपन ऑफर, कोई भी पब्लिक एट लार्ज में से एक्सेप्ट करके उसको जो डिजायर्ड वहां पर कंडीशन है वो फुलफिल करके पपी को ढूंढ कर ला करके इसको दे करके 10,000 रुपए क्लेम कर सकता है। Anyone performing conditions can be considered to have accepted until retracted or withdrawn। जब तक ये ऑफर विड्रॉ नहीं किया जाता है तब तक कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है। इसी में रिलेवेंट एक केस लॉ दिया है अपने को, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का। क्या हुआ था, यहां पर एक कंपनी थी, वो नहीं क्या स्मोक बॉल जैसे इनहेलर्स वगैरह होती है ना अपनी, वैसे ही स्मोक बॉल होते हैं। तो उन्होंने एक स्मोक बॉल बनाया था और बोला था एडवर्टाइज करके कि ये स्मोक बॉल कंज्यूम करने के बाद में आपको इन्फ्लुएंजा ये नाम की बीमारी नहीं हो सकती, अगर किसी को बीमारी हुई तो हम उसको 100 पाउंड्स का इनाम देंगे। ओके, एक थी मिसेस कार्लिल, उन्होंने क्या किया, वो स्मोक बॉल कंज्यूम किया बट उसके बावजूद उनको क्या हो गया, बीमारी हो गई, इन्फ्लुएंजा। अब वो गई कंपनी के पास में, बोले लाओ मेरे 100 पाउंड्स तुमने क्लेम किया था। कंपनी ने क्या बोला, वो सिर्फ हमारी मार्केटिंग टेक्निक थी, हमने तुमको कोई ऑफर नहीं किया था। मिसेस कार्लिल उनके अगेंस्ट कोर्ट में गई, कोर्ट ने डिसाइड किया कि देयर वाज एन ओपन ऑफर इन दिस केस। उन्होंने जो किया था मार्केटिंग वगैरह, दैट वाज एन ओपन ऑफर एंड मिसेस कार्लिल ने उसको एक्सेप्ट किया था, तो देयर वाज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। दूसरा है स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर। ये क्या होता है, ये अपन नॉर्मल अपना जो जानते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, कोई एक स्पेसिफिक पर्सन को अगर करते हैं तो टू अ स्पेसिफिक पर्सन और एन असर्टेन पर्सन कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट स्पेसिफाइड पर्सन टू हुम इट इज बीन मेड, दैट इज अ स्पेसिफिक ऑफर। इस पे बोल्टन वर्सेस जोन्स का जो लिखा है केस लॉ वो अपन आगे आएगा अपने को। तीसरा होता है क्रॉस ऑफर। ए ने बी को बोला थ्रू ईमेल कि क्या तू मेरी कार खरीदेगा 5 लाख रुपीज में। बी ने एट द सेम टाइम ए को व्हाट्सएप किया, उसने ईमेल देखा नहीं था, उसने एट द सेम टाइम व्हाट्सएप किया सेम चीज, क्या तू तेरी कार मुझे बेचेगा 5 लाख रुपीज में। दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्रॉस ऑफर्स। When two persons make an offer to each other in ignorance of each other's offer, it is called a cross offer। फिर यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा क्या? इसने भी कार सेम 5 लाख में बेचना था, इसने भी सेम ऑफर दिया। यहां पर वही लॉ स्पेसिफिकली बोलता है कि दोनों ने भले ही सेम चीज बोली है बट स्टिल इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट येट। Two parties exchange identical offers in ignorance at the time of each other. There is no binding contract between them because offer made by a person cannot be construed as acceptance of another's offer. When two persons make an offer to each other, it cannot be treated as mutual acceptance. There is no binding contract in such a case. चौथा है काउंटर ऑफर। मिस्टर राजू गए अपना जूता लेकर के किसके पास में, कचरा सेठ। सुना है क्या नाम दोनों का? राजू गए कचरा सेठ के पास में, बोले ये जूता 4,000 में आप खरीदोगे क्या?
कचरा सेठ ने क्या बोला उनको? 150 रुपया देगा, राइट, 150 रुपए में दूंगा तुमको इसके लिए। ये जो कचरा सेठ ने, राजू ने पहले 4000 का ऑफर दिया था, बट कचरा सेठ ने यहां पर जो बोला दैट इज व्हाट? अ काउंटर ऑफर। व्हेन द ऑफरी ऑफर्स टू अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, इसी को अपन क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस भी बोल सकते हैं, इट अमाउंट्स टू व्हाट? काउंटर ऑफर। Subject to modification and variation in the terms of original offer, he is said to have made a counter offer. ये काउंटर ऑफर किया कचरा सेठ ने। अभी क्या हुआ, फॉर एग्जांपल कचरा सेठ ने काउंटर ऑफर किया 150 रुपए, इतने में यहां पर कौन आया? श्याम आया। वो क्या बोला? अरे यार मैंने इंटरनेट पर देखा ये जूता नहीं क्या 5000 का बिक रहा है, तो यहां पर मत बेच। ये कचरा सेठ ने भी सुन लिया, उसने क्या बोला? अरे अरे कोई बात नहीं, मैं तेरा जूता 4000 में खरीदने को तैयार हूं। क्या ये अब वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं क्या इस पॉइंट पे? नहीं, क्योंकि जब इसने काउंटर ऑफर दिया ना तो ये वाला ऑफर लैप्स हो गया, कैंसल हो गया। ओके, अब वो राजू के ऊपर है, वो चाहे तो ये 4000 का ऑफर वापस एक्सेप्ट कर सकता है, चाहे तो नहीं भी कर सकता है। काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल, इट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड कंडीशनल एक्सेप्टेंस। पांचवा, स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। इसी में बहुत गलती होती है समझने में। क्या बोलते हैं ये? एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर अ एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे टेंडर्स दैट आर इनवाइटेड फॉर सप्लाई। एक्स लिमिटेड को नहीं क्या एक बिल्डिंग बनानी थी, वो बिल्डिंग के लिए उनको ओवर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स कुछ सीमेंट वगैरह सब कुछ लगने वाला था। उन्होंने टेंडर निकाला, टेंडर पता है सबको, राइट? ऑफर निकालते कौन भाई क्या करेगा। उन्होंने टेंडर निकाला कि कौन हमको सीमेंट सप्लाई करने के लिए तैयार है। क्या ये ओपन ऑफर है टेंडर? क्या लगता है, क्या ये टेंडर ओपन ऑफर है? यस और नो? एक्चुअली पढ़ के अपने को लगता है यस, बट एक्चुअली इट इज नॉट, बिकॉज टेंडर इज ऑलवेज एन इन्विटेशन टू ऑफर। इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। टेंडर जो है डायरेक्टली टेंडर किसी ने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता क्या वहां पर? नहीं। अभी यहां पर फॉर एग्जाम्पल ए बी सी 4 लोग, ए बी सी डी 4 लोग क्या करेंगे, वहां पर जाकर के उनको बोलेंगे कि हाँ हम ये रेट पर सप्लाई करने के लिए तैयार है, हम ये रेट पर सप्लाई करने के लिए तैयार है। उसके बाद में एक्स लिमिटेड उसको एक्सेप्ट करेगा। तो यहां पर ये जो ए बी सी डी ने इनको दिया है ना, हम 2 साल तक के लिए सप्लाई करने के लिए तैयार है, दिस इज अ स्टैंडिंग और ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर which is allowed to remain open for acceptance over a period of time. Then essentials of a valid offer. 5 टाइप के ऑफर क्विकली वापस बताएंगे सब लोग, कौन से हैं? एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। अब वैलिड ऑफर अपन ने कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स देखे थे, वैसे ही वैलिड ऑफर के भी एसेंशियल्स कुछ हमको दिए हुए हैं। ऑनलाइन गाइज ऑल गुड टिल हियर? आरुष, अथर्व, द्रुपद, कंचन, ओके। सबसे पहला, इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। एक ऑफर क्या होना चाहिए? केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। अगेन अगर आपका कोई सोशल ऑफर है तो इट इज नॉट अ वैलिड ऑफर फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इट मस्ट बी सच दैट in law it is capable of being accepted and giving rise to legal relationship. If the offer does not intend to give rise to legal consequence, it is not considered as valid in the eyes of law. जैसे ए ने बी को अपने बर्थडे पे इनवाइट किया, ओके, बी वहां पर पहुंचा बट देखा कि वहां पर तो कोई नहीं है, उसको उल्लू बनाया गया है। उस केस में बी ने क्या किया, ए से क्लेम किया आने जाने के एक्सपेंसेस,
बोले जबरदस्ती तूने मेरे को यहां पर बुलाया, कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने डिसाइड किया कि दिस वाज अ सोशल ऑफर एंड सोशल एक्सेप्टेंस, दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, इट मस्ट बी सर्टन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। जो अपन ने कल ऑयल का एग्जांपल देखा था वैसा ही, कि टर्म्स जो है ऑफर के अगर वेग है, इनडेफिनेट है, तो इट्स एक्सेप्टेंस कैन नॉट क्रिएट कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला आई विल सेल यू 100 क्विंटल्स ऑफ कोकोनट ऑयल एट रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस इज नॉट अ डेफिनेट टर्म, राइट? तो यहां पर इट विल नॉट बी अ वैलिड ऑफर। अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट या फिर ऐसा सिचुएशन ऐसी रहती है कि इट इज केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन। जैसे फॉर एग्जांपल, यहां पर ए ने ऑफर किया बी को कि भाई मैं तेरे को 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल बेचूंगा। कौन सा ऑयल ये नहीं बोला, ठीक है? वैसे देखा जाए तो ये वैलिड नहीं है, बट अगर ए जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोकोनट ऑयल का ही डीलर है, तो ऑब्वियसली वो सर्टन है कि वो कोकोनट ऑयल ही बेचेगा। इस केस में इट वुड बी वैलिड। तीसरा, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। सामने वाले को बोलना तो जरूरी है एक्सेप्ट ऑफर का, खुद के मन में सोच लिया कि मेरे को इसको ऑफर करना है, दैट इज नॉट अ वैलिड ऑफर। कॉमन सेंस है ये तो, कि सामने वाले को अपन बोलेंगे नहीं तब तक सामने वाले को पता कैसे चलेगा। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड, अदरवाइज देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस। एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने ऑफर जाने बिना एक्सेप्टेंस कर लिया तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं रहेगा। ऐसा कैसे हो सकता? बिना ऑफर के एक्सेप्टेंस कैसा हो सकता? ये केस लॉ में हुआ था, ललमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। मिस्टर जी, गौरी दत्त जी का क्या हुआ? नेफ्यू, भांजा, भतीजा, कोई तो भी छोटा बच्चा घूमते घूमते बाहर कहीं चला गया, घूम गया। उसने क्या किया, घर के सारे नौकर को इंक्लूडिंग मिस्टर ललमन उसको भेजा, बोले जाओ ढूंढ करके लेके आओ। पीछे से ये सब लोग ढूंढने गए, घर के नौकर, उसके पीछे से इसने क्या किया, एक ऑफर कर दिया कि भाई जो भी नेफ्यू को ढूंढ करके लाएगा उसको मैं 50,000 का इनाम दूंगा, राइट? ये ऑफर जनरल कर दिया, बट उसके बाद में क्या हुआ, ललमन को नेफ्यू मिल गया, ललमन लेकर के आ गया उसको गौरी दत्त जी के पास में वापस। अब ललमन को लोगों ने क्या बोला, अरे तेरे मालिक ने नहीं क्या ऑफर रखा था 50,000 का, तू जा करके क्लेम कर, उनसे मांग। ललमन गया गौरी दत्त जी के पास में, बोले मालिक पैसे दे दो 50,000। गौरी दत्त जी होशियार, उन्होंने क्या बोले, मैंने ऑफर किया था वो तेको मालूम था क्या? नहीं मालूम था। तूने बिना ऑफर जाने एक्सेप्टेंस कर लिया, दैट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस, क्योंकि तेको ऑफर पता ही नहीं था। दोनों कोर्ट में गए, कोर्ट में भी यही डिसाइड हुआ that he was not entitled to the reward as he did not know the offer. ऑफर का कम्युनिकेशन होना जरूरी है। Then it must be made with a view to obtaining the assent of other party. ये तो पॉइंट अपन ने देखा, राइट? कि कौन से व्यू से सामने वाले का हाँ या ना, ऐसे व्यू से ऑब्टेन करने के लिए ऑफर किया जाना जरूरी है, and not merely with a view of disclosing the intention. पांचवा, it may be conditional. Offer can be conditional. Acceptance cannot be conditional. ठीक है, एक्सेप्टेंस में आएगा अपने को वापस। ऑफर कैन बी कंडीशनल, ऑफर के साथ में हो सकता है कि कुछ कंडीशन अटैच्ड हो। ए ने बोला बी को कि विल यू परचेज माय हाउस, or maybe will you sell your house to me? Okay, but I will purchase only on the condition that you paint it first. मेरे को पेंट करके दोगे तो ही मैं खरीदूंगा। अभी एक और इन्होंने एग्जांपल दिया है, ऑफरर मे आस्क फॉर पेमेंट बाय आरटीजीएस और एनईएफटी। मैं तुमको ये बेचने के लिए तैयार हूं, क्या तुम ये खरीदोगे, बट तुम जो पेमेंट करोगे वो मुझे ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। ऐसा कंडीशनल ऑफर रह सकता है। नेक्स्ट, सिक्स्थ, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। देखो,
one cannot say that if acceptance is not communicated by a certain time, the offer would be considered as accepted. A ने B को बोला कि क्या तुम मुझे अपना मोबाइल बेचोगे 5,000 रुपए में? अगर तुमने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं समझूंगा कि तुमने एक्सेप्टेंस कर लिया. ऐसा टर्म वाला कोई भी ऑफर वैलिड नहीं रहेगा. It cannot have any such term, the non-compliance of which would amount to acceptance. कोई और भी टर्म, तुम मुझे अपना मोबाइल बेचोगे क्या, अगर तुमने और किसी को नहीं बेचा तो मैं समझूंगा तुमने मेरे को बेचने के लिए एक्सेप्टेंस दे दिया. ऐसा कोई भी टर्म नहीं चलेगा. ऑफर में भी आइदर स्पेसिफिक और जनरल, जनरल भी रह सकता है, स्पेसिफिक भी रह सकता है. ये तो देखा ही अपन ने. ऑफर जो है एक्सप्रेस भी रह सकता है, इंप्लाइड भी रह सकता है. नाउ पॉइंट नंबर 9, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना. Offer is different from mere statement of intention. An invitation to offer, a mere communication, a prospectus and an advertisement. इसके पहले एक बार अपन दूसरे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, इनविटेशन टू ऑफर. व्हाट इज एन इनविटेशन टू ऑफर? ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर ये दोनों अलग अलग चीजें होती है. ऑफर अलग है, इनविटेशन टू ऑफर अलग है. एक एग्जांपल जो अभी अपन ने देखा टेंडर का, एक्स लिमिटेड ने टेंडर निकाला है कि भाई हमको ऐसा ऐसा माल चाहिए, ऐसा ऐसा सामान चाहिए. दिस इज व्हाट एन इनविटेशन टू ऑफर, कि भाई आओ आकर के मुझे ऑफर दो. ही इज इन्वाइटिंग अदर्स कि आओ आकर के मुझे ऑफर दो. उसके बाद में अपन नेगोशिएट करेंगे और एक ऑफर जो है आपके तरफ से एक जनरेट होगा एंड देन आई विल एक्सेप्ट इट. राइट, दैट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर. एंड ऑफर जो है अगर अपन बात करें सिर्फ ऑफर की, तो इट इज व्हाट, इट इज अ डेफिनेट एंड केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एन इंटेंशन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. एक ऑफर क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि आपने सामने वाले को पूछा है, जैसे ही सामने वाले ने एक्सेप्ट किया आपका बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. बट इनविटेशन में ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा. इनविटेशन में आपने कुछ स्टेटमेंट दिया है, सामने वाला उसको एक्सेप्ट करके ऑफर देगा, उसके बाद में एक्सेप्टेंस होगा. whereas invitation is only a circulation of an offer. It is an attempt to induce offer. It is like an offer to get the offer and precedes a definite offer. It is precedent to making an offer. Acceptance of an invitation does not result in contract. Only an offer emerges in the negotiation. फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ने एडवर्टाइज करता है कि मेरे को मेरा घर जो है वो रेंट पर देना है. राइट, कोई रेंट वगैरह वो स्पेसिफिकली बोलता नहीं. कोई भी पर्सन आएगा उसके पास में तो डायरेक्टली वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा क्या? नहीं. पहले वो पर्सन आएगा, जो पर्सन आएगा वो ऑफर देगा कि भाई इतने में मैं तैयार हूं, ऐसा ऐसा, एंड उसके बाद में देयर वुड बी कॉन्ट्रैक्ट. इट इज एन ऑफर टू रिसीव ऑफर टू असर्टेन. अब देखो ऑफर है कोई चीज या फिर इन्विटेशन टू ऑफर है, ये कैसे डिटरमाइन करते हो बोल रहे हैं? इट इज मेनली बिकॉज बेस्ड ऑन द इंटेंशन, कि किस इंटेंशन से आपने किया है. अगर आपने ऐसा स्टेटमेंट ऐसी इंटेंशन के साथ में किया है कि जैसे ही सामने वाले ने एक्सेप्ट किया हम बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे, तो दैट इज एन ऑफर. बट अगर ऐसा है आपका इंटेंशन कि अभी सिर्फ हमको नेगोशिएशन करना है, बाद में ऑफर आएगा फिर एक्सेप्टेंस होगा, तो दैट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर. इफ ही इंटेंड्स टू डू सम फर्दर एक्ट बिफोर ही बिकम्स बाउंड बाय इट. उसी का आपने को डिफरेंस थोड़ा और दिया है. ऑफर अगेन फाइनल विलिंगनेस ऑफ एक्सप्रेशन रहता है, एंड उस केस में ऑफरर इज बाउंड बाय द ऑफर इफ द अदर पार्टी चूजेस टू एक्सेप्ट. बट इन्विटेशन जो है विद एन इंटेंशन टू नेगोशिएट होता है, टू रिसीव द ऑफर होता है, वहां पर फाइनल विलिंगनेस इज नॉट इंक्लूडेड. ओनली नेगोशिएशन का वहां पर इंटेंशन रहता है. ओनली इनवाइट्स द अदर पार्टी टू मेक एन ऑफर. अगेन the test would be intention with which such statement is made. यहां पर पूरे पैराग्राफ में बेसिकली एक ही चीज को 3-4 बार उन्होंने बताया है. Thus an intention to be bound is important factor to be considered while deciding the statement is an offer or invitation to offer. एग्जाम्पल्स उसके कुछ दिए उन्होंने इन्विटेशन टू ऑफर के. प्रोस्पेक्टस, एक कंपनी अगर अपना प्रोस्पेक्टस क्या होता है कंपनी का, पता है क्या?
मेंबर्स और शेयर होल्डर्स कि भाई आओ हमारे कंपनी में आकर के पैसा लगाओ, वो क्या है, एक इनविटेशन टू ऑफर होता है। अभी शेयर होल्डर जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है वो आकर के ऑफर देंगे कि हमको पैसा लगाना है, फिर कंपनी चाहे तो एक्सेप्ट कर सकती है, चाहे तो नहीं। डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेल इन शॉप विंडोज। दुकान में आप गए, आपने कोई ड्रेस देखा, बहुत पसंद आया, वो जो ड्रेस है आप लेकर के उस पर प्राइस टैग लगा था, से फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज का, आप लेकर के गए उसको दुकानदार के पास में, ये लो मेरे को पैक करके दे दो, ये लो 1000 रुपए। क्या वहां पर दुकानदार बाउंड है आपको 1000 रुपए में बेचने के लिए? बिल्कुल नहीं। भले ही उसने प्राइस टैग लगा करके रखा था विंडो पे, ओके, वो ड्रेस पर पे, बट इट इज स्टिल एन इन्विटेशन टू ऑफर। दुकानदार चाहे तो मना कर सकता है, मेरे को नहीं बेचना है 1000 रुपए में। वैसे ही टेंडर का तो एक अपन ने एग्जांपल देखा ही, उसके बाद में ऑक्शन सेल की एडवर्टाइजिंग, नीलामी की भी बेसिकली एडवर्टाइज जो अगर अपन देते हैं कि भाई इस दिन इस टाइम पर नीलामी होने वाली है इस चीज की, दिस इज अगेन व्हाट, इन्विटेशन टू ऑफर। लोग आकर के वहां पर बोली लगाएंगे, वो एक्चुअली ऑफर रहेगा। एंड कोटेशन फॉर प्राइसेस, जैसे टेंडर का अपन ने बोला कोटेशन मंगाए जाते हैं, वो भी क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर है। डिफरेंस बिटवीन ऑफर, ऑफर अगेन फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू बी बाउंड, डेफिनेशन दी है ऑफर की, बाय द ऑफरर, be bound by the offer should the other party chooses to accept, but invitation में without expressing final willingness proposes certain terms on which he is willing to negotiate. ऑफर में इंटेंशन क्या होता है? to be bound as soon as other accepts. इन्विटेशन में क्या है? इंटेंशन ऑफ नेगोशिएशन। ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर कौन सा पहले आएगा? हमेशा पहले आएगा क्या? यस, हमेशा इन्विटेशन पहले ही रहेगा, तभी उसके बाद में ही ऑफर। हर केस में इन्विटेशन हो जरूरी नहीं है, बट जहां पर भी है पहले ही इन्विटेशन पहले ही रहेगा। अब चलते हैं ऊपर वाले पॉइंट पर जो अपन ने छोड़ा था। देखो अब यहां पर ये पॉइंट है 9, यहां पर इन्होंने दिया है ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, इन्विटेशन, मियर कम्युनिकेशन, प्रोस्पेक्टस और एडवर्टाइजमेंट। हो सकता है क्वेश्चन में वो डायरेक्टली ये स्टेटमेंट दे दे और बोल दें एक्सप्लेन फॉर 4 और 5 मार्क्स। अगेन इसके नीचे 1, 2, 3, 4 ये सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स। पूरा ऑब्वियसली एक तो एक वर्ड नहीं लिखना है आपको, मेन एक्सप्लेनेशन। अगर उन्हें एग्जाम्पल्स पूछे हैं स्पेसिफिकली तो एग्जाम्पल्स, केस लॉ वगैरह कुछ ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट, आपने सिर्फ अपनी इंटेंशन बताई, कोई अनाउंसमेंट की, तो दैट इज नॉट अ ऑफर। आप कार के शोरूम में गए, कार के शोरूम में जाकर के चिल्लाए जोर से, सावधान मैं कार खरीदने वाला हूं, दैट इज नॉट एन ऑफर, राइट, दैट इज जस्ट एन इंटेंशन और अनाउंसमेंट। फादर ने अपने बेटे को लिखा कि भाई मैं सोच रहा हूं कि मेरी पूरी जायदाद तेरे नाम कर दूं। अगेन इट इज व्हाट, जस्ट एन इंटेंशन, इट इज नॉट अ ऑफर। अभी अपन इन्विटेशन की बात नहीं कर रहे बोला, अभी अपन टॉकिंग अबाउट द इंटेंशन। वैसे ही स्कॉलरशिप देने का अगर कोई कॉलेज ने अनाउंसमेंट किया तो इट इज ऑल्सो व्हाट, जस्ट द इंटेंशन और अनाउंसमेंट। अभी वो कौन लाएगा मार्क्स, उसके बाद में होगा नहीं होगा, दैट इज पेंडिंग, दैट इज नॉट एन ऑफर। दूसरा, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू द क्वेश्चन। आपने सिर्फ कोई क्वेश्चन का आंसर दिया, दैट इज नॉट एन ऑफर। एग्जाम्पल से समझते हैं, हार्वी वर्सेस फेसी। यहां पर क्या हुआ था, मिस्टर ए और बी पकड़ते हैं अपन ईज के लिए। मिस्टर ए ने क्या किया, बी को एक लेटर लिखा, उसमें क्या पूछे, ये 2 क्वेश्चन पूछे। विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन। बम्पर हॉल पेन मतलब वो पेन नहीं है, पेन मतलब बेसिकली अ प्रॉपर्टी, ओके। तो क्या आप मेरे को प्रॉपर्टी बेचोगे? दूसरा क्वेश्चन, हमको लोएस्ट कैश प्राइस बताओ। बी ने क्या किया, रिप्लाई करते टाइम पर पहले क्वेश्चन का कुछ रिप्लाई नहीं किया, उसने लोएस्ट प्राइस बताया 900 पाउंड्स, ओके। ए ने बोला ठीक है डन, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं एंड यहां पर आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर, ओके। बी ने बोला नहीं ऐसा कैसा, मैंने तो अभी को सिर्फ क्या बताया है, प्राइस बताया है, अभी तक अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। ए बोला ऐसा कैसा, ए गया कोर्ट में, कोर्ट ने भी ये डिसाइड किया कि ये जो बी ने बोला है ना, वो सिर्फ उसने एक क्वेश्चन का आंसर दिया है,
कि भाई कितना लोएस्ट प्राइस मैं रेडी हूं, मैं तुमको बेचने के लिए तैयार हूं, ऐसा बोला है क्या उसने? नहीं बोला है। तो यहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, यहां पर इनफैक्ट ऑफर ही नहीं हुआ है। Defendant replied only to the second question by quoting the price, but reserved their answer with regard to the willingness to sell. Thus, there was no offer at all. Held that mere statement of lowest price, there is no implied contract because there was no offer. सेम मैकफर्सन वर्सेस अपन्ना में भी यही चीज डिसाइड हुई थी कि ए ने बी को बोला था कि मैं ये प्रॉपर्टी 6000 पाउंड से नीचे तो नहीं बेचूंगा। ये सिर्फ क्या है, उसका इंटेंशन है, एक उसका स्टेटमेंट है जो उसने बोला था, राइट। इसका मतलब डायरेक्ट बी को उसने ऑफर दिया क्या 6000 का? नहीं। थर्ड, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। अगेन सिर्फ आपने प्राइस बताई है कोई चीज की, दैट इज नॉट एन ऑफर। एंड लास्टली, इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर और डू बिजनेस, जो अपन ने देखा, a person making the invitation does not make an offer, rather invites the other party to make an offer. His objective of invitation is that he is willing to deal with the person on the basis of such invitation and ready to enter into contract subject to further terms and conditions and negotiation. उसके पहले it is just a invitation and invitation to offer is not an offer. अब ये एक इंटरेस्टिंग केस लॉ है, हैरिस वर्सेस निकलसन। यहां पर क्या हुआ था, ए ने एक एडवर्टाइजमेंट दी थी कि मैं ऑक्शन करने वाला हूं 10 चीजों का, 1 2 3 बहुत सारी चीजें थी वहां पर। उसमें नहीं क्या, एक ऑफिस का जो है फर्नीचर भी था। यहां पर बहुत सारे लोगों की थी, यहां पर एक थे मिस्टर बी। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट देखी और जहां पर ऑक्शन था वहां पर आ गए। 2 दिन वहां पर रुके होटल में, बिल विल आया उनका मस्त। उसके बाद में तीसरा दिन जब ऑक्शन का लास्ट डे था, उसमें ए ने क्या बोला कि मेरे को ये आइटम नहीं बेचना है, ठीक है, सॉरी नहीं बेचना है। बी बोला ऐसे कैसे, मैं यहां पर इतने टाइम तक रहा, इतना खर्चा लगा, अब एक काम करो, तुम मेरे को मेरा खर्चा रिइंबर्स करके दो। तुमको नहीं बेचना है ना, मैं उसकी के लिए आया था, अब मेरे को खर्चा दो। ए बोला कौन से बात पे आप खर्चा मांग रहे हो, कौन से लीगल प्रोविजन पे? बोले आपने ये जो एडवर्टाइजमेंट दी थी ऑक्शन की, वो एक ऑफर था जो कि मैं एक्सेप्ट करके आया था और इसीलिए हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और अब आप मेरे को जो है ब्रीच का रिइंबर्समेंट डैमेजेस दो। दोनों कोर्ट में गए। कोर्ट में जाकर के कोर्ट ने क्या बोला बी को, अरे बावले ऐसा नहीं होता, यहां पर जो है ये सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर था, इट वॉज नॉट एन ऑफर, राइट। इस केस में तुम जो है ए से कोई डैमेजेस वगैरह नहीं मांग सकते। एंड लास्टली, अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस अगेन इज नॉट एन ऑफर। समझा क्या यहां तक? ऑनलाइन गाइज, एवरीवन विथ मी? दैट वॉज अबाउट द ऑफर। अब आते हैं गाय पर एक्सेप्टेंस पर। एक्सेप्टेंस पहले सबसे पहले अगेन डेफिनेशन क्या बोलता है एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन? व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड व्हाट बिकम्स अ प्रॉमिस। अगेन यहां पर भी मल्टीपल एलिमेंट्स। पहला क्या है? व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जिसको प्रपोजल किया गया है। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, फॉर एग्जांपल ए ने ऑफर किया बी को कि भाई तू मेरी कार खरीदेगा क्या, तो यहां पर एक्सेप्टर कौन रहेगा? बी।
सिग्निफाइज इज असेंट देयर टू, वो अपनी होकार्थ किंवा नाकार्थ जे म्हणतो आपण हाँ या ना बोलता है. सिग्निफाइज इज असेंट, द पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड signifies his consent on that proposal, then we can say the proposal is said to be accepted. अगर वो हाँ बोलता है, कंसेंट देता है, नहीं बोल दिया तो कैंसल, हाँ बोल दिया तो there is said to be acceptance. We can say that proposal has been accepted, and proposal when accepted becomes what? A promise. अब ये एक्सेप्टेंस और प्रपोजल को इन्होंने नहीं किया. सर विलियम एंसन, ये एक लॉ के विद्वान थे बहुत पुराने, उन्होंने इसको कंपेयर किया है एक जस्ट अपने को ऐसे इसके लिए दिया है गन पाउडर और मैच स्टिक से, बारूद और मैच स्टिक से. बारूद का पूरा फॉर एग्जांपल एक ड्रम है, उसमें जैसे ही मैच स्टिक लगी वैसे ही एक्सप्लोजन, बूम. अपने आप में जो ये है बारूद अपने आप में कुछ कर सकता है क्या? नहीं, उसको क्या चाहिए? मैच स्टिक. वैसे ही ऑफर जो है अपने आप में कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, बट ऑफर को जैसे ही एक्सेप्टेंस मिलता है इट बिकम्स व्हाट? अ कॉन्ट्रैक्ट. जैसे यहां पर एक बार मैच स्टिक लगने के बाद में इट बी अनडन, कुछ रोक सकते हैं क्या हम उसको? नहीं रोक सकते. वैसे ही यहां पर भी वो बोलते हैं कि एक्सेप्टेंस एक बार मिल गया कि फिर इट कैन नॉट बी अनडन. देयर वुड बी अ contract that would be resulting from there. is what acceptance trigger cannot be recalled or undone. जब तक आप बारूद को माचिस ना लगाओ तब तक आपके पास में ऑप्शन है कि उसको हटा लो, दैट इज ऑफर को पहले एक्सेप्टेंस के पहले निकाल लो, बट एक्सेप्टेंस हो गया तो देयर कैन नथिंग कैन बी डन. दिस सिग्निफाइज of this, the significance of this is an offer is in itself cannot create legal relation, but it's the acceptance by which offeree which creates a legal relation. लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस. जैसा ऑफर के लिए वैलिड एक्सेप्टेंस, वैलिड ऑफर के लिए कुछ रूल्स थे, वैसे ही वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए अपने को कुछ रूल्स दिए हुए. सबसे पहला, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड. जिसको ऑफर किया गया है सिर्फ और सिर्फ वही पर्सन क्या कर सकता है? ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है. बोल्टन वर्सेस जोन्स, ये केस लॉ अपन समझते हैं. देखो, एक थे मिस्टर ए, एक थे मिस्टर बी, एक थे मिस्टर सी. मिस्टर सी और मिस्टर ए का जो है बिजनेस होता था. अब ए का बिजनेस था, सी जो है उनसे चीजें खरीदता था. बी ने ए का बिजनेस खरीद लिया, पूरा बिजनेस ही खरीद लिया. उसके बाद में सी ने नहीं किया, ए को एक परचेज ऑर्डर भेजा कि ये चीज मेरे को बना करके भेज दो. अब सी को क्या लगा, उसने ऑफर किसको किया है? ए को, बट एक्चुअली वो गया किसको? बी को. बी ने देखा कि नॉर्मली कस्टमर, मैंने तो इसका बिजनेस खरीद लिया है, इसके बिजनेस पे ये आया है, मैं इसको जो है सामान बना के बेच देता हूं. उसने बना करके भेज दिया. सी ने यहां पर पेमेंट करने से मना कर दिया. बोले मैंने ऑफर किसको किया था? ए को. एक्सेप्टेंस कौन कर सकता है? सिर्फ ए. यहां पर बी का एक्सेप्टेंस विल नॉट बी वैलिड. यही वो केस लॉ है. इट वॉज हेल्ड दैट एज द ऑफर वॉज नॉट मेड टू बोल्टन, देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोल्टन एंड जोन्स. यहां पर बी वॉज बोल्टन, सी वॉज जोन्स एंड ए वॉज ब्रोकलहर्स्ट. यहां पर ब्रोकलहर्स्ट. अगर ओपन ऑफर है तो फिर कोई भी, ऑब्वियसली ओपन नहीं, सॉरी जनरल ऑफर है तो उसको फिर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है. दूसरा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. कंडीशनल ऑफर चलता है बट कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं चलता. एब्सोल्यूट चाहिए, अनक्वालिफाइड चाहिए, विदाउट एनी कंडीशन. एक्सेप्टेंस इज वैलिड ओनली व्हेन इट इज एब्सोल्यूट, अनक्वालिफाइड एंड इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर, अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स मैनर इन विच इट मस्ट बी एक्सेप्टेड. ये पॉइंट पे अपन आगे आएंगे. फॉर एग्जाम्पल, एम ने ऑफर किया एन को, क्या तुम मेरा लैंड खरीदोगे 280 पाउंड में? एन ने बोला ठीक है, एक्सेप्टेड, और साथ में क्या किया?
$80 का चेक भेज दिया, सॉरी 80 पाउंड्स का चेक भेज दिया, और क्या बोला कि मैं जो है 50-50 पाउंड्स के 4 इंस्टॉलमेंट्स में आपको $200 का 200 पाउंड्स का पेमेंट करूंगा। दिस वॉज कंडीशनल एक्सेप्टेंस। पेमेंट जो है कुछ कंडीशन पे है, दैट वॉज कंडीशनल एक्सेप्टेंस। एक बार ये पॉइंट पढ़ेंगे सर, नील वर्सेस मेरिट। ठीक है, केस लॉ कैसा होता है, क्या होता है, अगेन अपन यहां पर ऑब्वियसली बीइंग द रिवीजन क्लास अपन एक एक पॉइंट एकदम डिटेल में नहीं जा सकते, बट लैंग्वेज इसी तरीके से इंटरप्रेट करना होता है। अगेन जो केस लॉ के रेफरेंसेस है वो अपने को याद करना है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर कोई इंपॉर्टेंट है, याद रह गया आपको, बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट फाउंडेशन लेवल पर आपको कोई याद करने की, केस लॉ के रेफरेंस याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिमिलर, ए ने ऑफर किया टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर 30 lakhs, बी ने क्या रिप्लाई किया? आई कैन पे 24 lakhs। ये भी क्या है? अगेन एक काउंटर ऑफर है, दिस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। तो वो ऐसा होगा फिर कि इसे ने अभी काउंटर ऑफर दूसरा कुछ तो भी दिया है, और एक्सेप्टर फिर वो वाला पर्सन बन जाएगा। गेटिंग इट? कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज एक्चुअली अ काउंटर ऑफर। अब देखो ये क्या बोलते हैं, कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं चलता, बट कभी कभी नहीं, क्या कुछ कुछ बेसिक कंडीशंस होती है। फॉर एग्जांपल, ए ने बी को पूछा कि क्या तू मेरी कार खरीदेगा, बी ने बोला ठीक है खरीदूंगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन तेरे पास वैलिड आरसी एंड सब डॉक्यूमेंट्स रहे। अब ये तो बेसिक कंडीशन है यार, बिना इसके कौन खरीदेगा, राइट? तो ऐसी कंडीशंस चलेगी, अदरवाइज कुछ तो भी अलग कंडीशन नहीं चलेगी। एक्सपेक्टिंग अ वैलिड टाइटल इज नॉट अ कंडीशन, इट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट। थर्ड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जैसा प्रपोजल का कम्युनिकेशन जरूरी था, वैसे एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेशन जरूरी है। सामने वाले को जब तक आप बोलोगे नहीं, तब तक सामने वाले को नहीं समझेगा। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन सम परसेप्टिबल फॉर्म। ये अगेन कंडीशनल ऊपर वाले का ही रिपीटेशन है, येलो वाला। फर्दर, व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, ऑफरी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द ऑफर मेड टू हिम। उसको ऑफर किया गया है इसका नॉलेज होना जरूरी है। जैसा अपन ने गौरी दत्त वर्सेस ललमन में देखा था, वहां पर ऑफर जाने बिना एक्सेप्टेंस दैट वाज नॉट वैलिड। इफ ही डज नॉट हैव द नॉलेज, देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस। ब्रॉडजेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, यहां पर क्या हुआ था? कम्युनिकेशन का पॉइंट है बेसिकली। ए ने फॉर एग्जांपल बी को एक एग्रीमेंट भेजा कि ये अपना एग्रीमेंट है, ये मेरा ऑफर है। बी जो है वो रेलवे का मैनेजर था, बी ने वो एक्सेप्ट कर लिया, उस पर अप्रूव्ड ऐसा लिख दिया, स्टैंप मार दिया, और बोले कि इसको ड्राफ्ट करवा के अपने वकील से, अपने लॉयर से फिर ए को भेज देंगे। बट वो ओवर साइड से क्या हुआ, वो भेजना रह गया। अब बाद में क्या हुआ, कुछ कारण की वजह से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। तो अब ए जाकर के इसको एनफोर्स करा सकता है क्या? नहीं करा सकता, क्योंकि भले ही ये बी ने वहां पर एक्सेप्ट कर लिया था, बट इसका कम्युनिकेशन नहीं हुआ था। There was no contract as the manager had not communicated his acceptance to the supplier. वहां पर supplier B था, basically नाम थोड़ा अलग है। Where an offer made by the intended offeree without the knowledge that an offer has been made to him cannot be deemed as acceptance thereto. ये लाइन वापस से पढ़ो और बताओ तो कुछ समझ में आ रहा क्या, काय की बात कर रहे हो? एक्चुअली वो कोई तो भी स्पेसिफिक ऑफर की बात कर रहे हैं, कौन से ऑफर की बात कर रहे हैं?
क्रॉस ऑफर की बात कर रहे हो। व्हेन एन ऑफर मेड बाय द इंटेंडेड ऑफरी, ऑफर मेड बाय द इंटेंडेड ऑफरी विदाउट द नॉलेज दैट ऑफर हैज बीन मेड टू हिम, ऑफरर, ऑफर, वापस से ऑफरर, ऑफरी, व्हेन एन, क्या बोल रहे हो, ऑफर मेड बाय द इंटेंडेड ऑफरी, पहले ये ऑफरी था, ऑफरर ने इसको ऑफर दिया था, बट इसने क्या किया था, इसके इग्नोरेंस में इसको वापस से ऑफर दे दिया था। तो दिस इज नॉट टर्म्ड एज एक्सेप्टेंस, दिस इज जस्ट अ क्रॉस ऑफर। कभी इंटरप्रिटेशन में कहीं कुछ दिक्कत हो तो ऐसा थोड़ा सा लिख करके देखना, ट्राई करना, जनरली समझ में आ जाता है। सर नहीं समझ में आया तो मैं कहीं के लिए हूं। A mere variation in the language would not make acceptance ineffective. Again, आखिर में थोड़ा बहुत चेंजेस बस लैंग्वेज में आपने कुछ चेंज कर दिया, दैट डज नॉट मीन कि आपने कुछ कंडीशन एडिशनल डाल दी या फिर कुछ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस किया, थोड़ा बहुत वहां पर लैंग्वेज में चेंज, करेक्शन वगैरह वो चलता है। फोर्थ, acceptance must be in prescribed mode. ए ने बी को बोला था, एक ऑफर दिया था कि क्या तू मेरी कार खरीदेगा, तेरा जो भी आंसर रहेगा, तेरा जो भी जवाब रहेगा मेरे को ईमेल से भेजना, ठीक है। बी ने उसको बोला कि हां मैं खरीदूंगा, बट कैसे भेजा उसने, व्हाट्सएप से भेजा। तो ऐसे केस में ये जो एक्सेप्टेंस है वैसे बाय डिफॉल्ट देखे जाए तो वैलिड नहीं होना चाहिए, नहीं रहेगा, बट उसके लिए क्या जरूरी है कि ए ने इस टाइम पर ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, उसने बी को बोलना चाहिए कि भाई देख मैंने ईमेल से मांगा था, तूने व्हाट्सएप से दिया, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर ए ने व्हाट्सएप से एक्सेप्ट कर लिया तो इट विल बी अ वैलिड एक्सेप्टेंस। वेयर मोड is prescribed in the proposal, it must be accepted in that manner only. But if the proposal does not insist on proposal being accepted in the manner prescribed, after it has been accepted otherwise, proposer is presumed to have consented to the acceptance. लैंग्वेज थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पा रहे हो सब, क्या पढ़ रहे हैं अपन, क्या समझ रहे हैं? ये अपन जो एग्जाम्पल छोड़ रहे हैं ये अपने को पढ़ना है, भला घर पे जाकर के आप लोगों के लिए वो चीज है, ऐसा नहीं कि छोड़ ही देने का उसको। टाइम, क्या बोल रहे हो, ऑफर जो है वो रीजनेबल टाइम में एक्सेप्ट करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है, रीजनेबल टाइम में एक्सेप्ट करना जरूरी है। रीजनेबल टाइम अगेन डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस, राइट। अब फॉर एग्जांपल कोई पेरिशेबल गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहा, बनानास के लिए इन्होंने एग्जांपल दिया है, तो वहां पर 1 वीक में अगर आपने एक्सेप्टेंस दिया तो वो वैलिड नहीं रहेगा, 1 वीक में तो पूरा बनानास खराब हो जाएगा। बट अगर ऑफर है फॉर परचेजिंग हाउस तो वहां पर 1 वीक का टाइम माइट बी वैलिड, राइट। सो देखो, अगर टाइम स्पेसिफाइड है कि इतने टाइम में एक्सेप्ट करना है तो फिर बात खत्म, तो उसी टाइम में होना चाहिए। बट अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो रीजनेबल टाइम में होना चाहिए। एक्सेप्टेंस विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, एंड इफ नो टाइम लिमिट इज स्टिपुलेटेड, विद इन रीजनेबल टाइम बिफोर द ऑफर लैप्स। Mere silence is not acceptance. Mere silence is what? Not acceptance. Acceptance of an offer cannot be implied from silence of the offeree or his failure to answer, unless the offeree has in previous conduct indicated his silence is the evidence of acceptance. ये पार्ट पर बाद में आते हैं अपन। क्या बोल रहे हो कि mere silence is not acceptance. आपका साइलेंस इज नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस। पहली बात तो अगर आपने कोई ऑफर में ऐसा टर्म डाला है कि आपने कुछ नहीं बोला तो मैं एक्सेप्टेंस समझ लूंगा, यही वैलिड नहीं है, राइट। इसीलिए मियर साइलेंस को भी आप एक्सेप्टेंस नहीं कंसिडर कर सकते। फेल्टहाउस वर्सेस बिंडली, इसमें क्या हुआ था, मिस्टर एफ, ये एक अंकल थे, उनका नेफ्यू था मिस्टर बी। अंकल ने बी को क्या एक लेटर लिखा, बोले तेरे पास एक हॉर्स है जो वो मेरे को बेचेगा क्या, $30 पाउंड्स में। अगर तूने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं समझूंगा कि तूने एक्सेप्टेंस दे दिया है। अब ये पहली बात तो ये ऑफर ही वैलिड है क्या, नहीं है। बट बी ने क्या किया, फिर भी वो घोड़ा साइड में निकाल के रखा, उसको बेचा नहीं। बट
क्या हुआ, गलती से बी का एक ऑक्शनियर था, बी का एक एजेंट था ऐसा समझो, उसने गलती से वो ऑक्शन में वो हॉर्स को बेच दिया। अब अंकल आए वहां पर, बोले तूने ऐसे कैसे बेच दिया, मैंने तो लिखा था तेरे को कि तूने कुछ नहीं बोला तो मैं एक्सेप्टेंस मान लूंगा, मैं तेरे पर केस करता। बोले करो अंकल कोई बात नहीं। दोनों गए कोर्ट में, कोर्ट में जाकर के डिसाइड हुआ कि दिस वॉज नॉट अ वैलिड ऑफर इन द फर्स्ट प्लेस, mere silence was not an acceptance. अब जो दूसरा पार्ट था, unless offeree has in any previous conduct indicated his silence is the evidence of acceptance. अगर आपने अपने कंडक्ट से पहले ऐसा बताया है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज सब्सक्राइब करके रखी है, ठीक है, हर महीने, फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक एग्जाम्पल ऑटो पे होता है अपने इसमें से बहुत सारी चीजों का, सब्सक्रिप्शन का, राइट, गूगल वगैरह के लिए, गूगल नहीं बेसिकली नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार वगैरह इन सब चीजों के लिए, राइट, आपने पहले से ही काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस देके रखा है अपने कंडक्ट से, राइट, वहां पर बार बार ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं होगा, उस केस में साइलेंस कैन बी एक्सेप्टेंस। एंड लास्टली एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, ये क्या बोलते हैं, performance of the condition of a proposal or the acceptance of any consideration for reciprocal promise constitute an acceptance. Acceptance can be signified or done by conduct or implication also. जरूरी नहीं है कि आपने वर्ड्स में ही देना चाहिए, it can be through your conduct, through your action also, which is known as implied acceptance. ए ने बी को एक परचेज ऑर्डर भेजा कि मेरे को ये आइटम्स चाहिए, बना करके भेज दो, और साथ में 1 लाख रुपीस का चेक दिया, बोले अगर आपने एक्सेप्ट नहीं करना है तो चेक मुझे वापस रिटर्न कर देना। बी ने वो चेक रख लिया, बी ने कोई एक्सेप्टेंस नहीं भेजा, बी ने वो चेक रख लिया और डायरेक्ट सामान बना करके उसको भेज दिया। दिस इज अगेन व्हाट, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। When a person performs the act intended by the proposer as consideration for the promise offered by him, the performance of the act constitutes acceptance. यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? ओके, बुक निकालेंगे सब लोग। आज का आपका सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये वाला ले कि वो वाला ले, ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स।
one more minute. स्टॉप, बस बस बस, चल हुआ क्या? पूरा पूरा हुआ? एक बार जिसमें को वहां से बताओ, एक बार लेंथ, लेंथ वैसे इतना मैटर नहीं करती, बट वहां से ऐसा बताओ लेंथ कितनी है। ओके ओके, लेंथ की बात एक बार करते हैं। देखो सीए में लेंथ मैटर नहीं करती। जनरली क्वेश्चंस इस तरीके से ही ड्राफ्ट होते हैं कि जो मार्क्स है उसको जस्टिफाइड लेंथ मिल जाए उतनी। बट डोंट गो फॉर लाइक कि अगर आपका मतलब क्वेश्चन हो जा रहा है पहले ही, तो उसको अननेसेसरी अपने को बढ़ाना नहीं है, आंसर को अननेसेसरी पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करने हैं। दूसरी चीज, अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कम मार्क्स के लिए थोड़ा ज्यादा पूछा हुआ है, उस टाइम पर भी अपने को अगर आंसर में पूरे पॉइंट्स रिक्वायर्ड है, ऐसा है फॉर एग्जांपल डिफरेंस है, उसमें 4 मार्क्स के लिए पूछा है, तो वहां पर 4-5 पॉइंट्स माइट बी सफिशिएंट, राइट। बट अगर ऐसा है कि कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है केस लॉ टाइप, उसमें आपको सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, भले ही वो 2 मार्क 3 मार्क के लिए भी रहा तो, ठीक है। कमिंग टू द क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअली पहले बताओ क्या हाँ या ना, क्या लगता है? सीक्स योर एडवाइस वेदर शी कैन स्यू द शॉपकीपर। नो? ऑनलाइन गाइस क्या बोलना है आपका? कुछ बोलना है या नहीं? ऑनलाइन गाइस लिख रहे कि नहीं, कि बस मजे ही ले रहे? ओके, कैन नॉट स्यू, बिल्कुल परफेक्ट। प्रोविजन क्या आएगी इसमें? इन्विटेशन टू ऑफर था ये, राइट, इट वॉज नॉट एन ऑफर। क्या बोलते हो? प्रोविजन सबसे पहले, ऑफर शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। ऑफर इज, अब देखो यहां पर ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर दो चीजें आई है, आपको ऑफर के बारे में एक लाइन लिखना पड़ेगा, इन्विटेशन टू ऑफर के बारे में एक लाइन लिखना पड़ेगा प्रोविजन में। Offer is definite, capable of converting an intention into contract, whereas invitation is only a circulation of an offer, attempt to induce offers or precedes a definite offer. Where a party without expressing final willingness proposes certain terms on which he is willing to negotiate, he does not make an offer but only invites the other party to make an offer. Thus there is distinction between the two. फिर आ गए आपके facts. In the above case, Miss Lovely looked at the above price and बेसिकली क्वेश्चन का रिपीटेशन, फैक्ट्स एकदम सिंपल है। कंक्लूजन एनालिसिस में क्या आता है? डिस्प्ले ऑफ द आर्टिकल्स विथ अ प्राइस इन इटसेल्फ सर्विस शॉप इज मियरली व्हाट? एन इन्विटेशन टू ऑफर। ये जो चीज हम बात कर रहे हैं ऊपर, हमने ये चीज एक्सप्लेन की फैक्ट्स के हिसाब से, ये जो चीज वो कर रही है, दिस इज व्हाट? एन इन्विटेशन टू ऑफर। इट इज इन नो सेंस एन ऑफर फॉर सेल, एक्सेप्टेंस ऑफ विच कंस्टिट्यूट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। इट इज नॉट एन बेसिकली ऑफर विच can constitute a contract. In this case, Miss Lovely, by selecting the dress and approaching the shopkeeper, simply made an offer to buy the dress selected by her. यहां पर जो इसने किया है, मिस लाली ने किया है, वो ऑफर है। ड्रेस पर प्राइस टैग जो है, दैट वाज एन इन्विटेशन टू ऑफर। If the shopkeeper does not accept, interested buyer cannot compel him to sell. ठीक है, क्लियर? परफेक्ट। आपके ग्रुप्स पर मैंने ये सेंड किया है यूनिट नंबर 1 का पीडीएफ। योर बेसिकली क्वेश्चन बैंक वुड लुक समथिंग लाइक दिस।
इसमें यूनिट नंबर 1 का जो पीडीएफ है मैंने अभी सेंड किया है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ये आपको सब करने हैं। 8 एंड यस 8, बाकी भी सब कर सकते हो वैसे, बट एटलीस्ट ये 4 तो करने ही है। देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट जो अपने बाकी है, उससे रिलेवेंट दिखा तो छोड़ देना, बट बाकी आप जैसे टाइम मिले कवर करते जाइए। रुकते हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच।